तो ढेर सारी खबरें हैं आपके बीच आपके लिए, लेकिन इन खबरों के बीच बात करेंगे पहले पंजाब की, जहां शराब सस्ती होने जा रही है। दरअसल पंजाब सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी बनाई है, जिसके बाद राज्य में शराब की कीमतों में 40 से 60% तक की गिरावट होने की संभावना है। इस पर और डिटेल के साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, पंजाब की नई एक्साइज पॉलिसी में क्या है और अब कितने कम हो जाएंगे यहाँ दाम? जी, पंजाब की जो कैबिनेट है उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है और 1 जुलाई से यानी कि अगले महीने से ये लागू हो जाएगा। और अभी जो पंजाब से हमने लोगों से बात की तो उन्होंने जो अलग अलग जो ठेके हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है रिडक्शन की जो है वो तैयारियां कर ली है, लेकिन लागू वो 1 जुलाई के बाद ही होगा। लेकिन अलग अलग आप जगहों पर जाएंगे पंजाब में, इस वक्त ठेकों पर जाएंगे तो वो नई लिस्ट वो ऑलरेडी डाल रहे हैं, पुराने के मुकाबले कंपेयर करके नई लिस्ट डाल रहे हैं। हालांकि लागू ये बाद में होगा, लेकिन अभी से एक तरह से कहें उत्साह आ चुका है, क्योंकि और भी कुछ छूट दी गई है। मसलन जो टाइमिंग है उसको भी बढ़ा दिया गया है, रात को थोड़ा लंबे समय तक जो ठेके खोले जा सकते हैं, डीलिंग कर दिया गया है, ज्यादा लोग अब इसमें आ सकेंगे, ऐसे कई सारी छूट दी गई है। तो सिर्फ कीमतें तो कम होंगी ही, लेकिन जैसे बार का टाइम हो गया या ठेकों का टाइम हो गया या आपकी पसंद की शराब अब तक नहीं मिलती तो उन्होंने चूंकि रिडक्शन जो लिमिट है वो हटा दी है, तो हो सकता है कि अब उसकी क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी। तो अलग तरह का, क्योंकि बहुत जो है जो ठेके हैं आमतौर पर बहुत महंगी शराब होने के कारण लोग बाहर भी जाते थे, चंडीगढ़ तक जाते थे या बाकी हरियाणा जाते थे शराब पीने के लिए। तो अब एक तरह से पूरा जो अल्कोहल इंडस्ट्री है वो और बहुत सारे जो लोग हैं जो शराब पीते हैं उनमें भी काफी उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि फिर से वही बात है कि शराब पीना कहीं से भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप पीते हैं तो पंजाब में आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वार्निंग तो साथ में देनी ही चाहिए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन हम यहाँ से खबर रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि पंजाब से है, जहां पर सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने जा रही है, जिससे शराब के दाम 40 से 60% तक कम होने की उम्मीद की जा रही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि एक बार मामला फिर धीरे धीरे गंभीर हो चला है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 7,240 नए मरीज रजिस्टर हुए हैं। कोरोना पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली से हमारी संवाददाता दीपाली नंदा, और मुंबई भी चलेंगे क्योंकि वहां पर भी तेजी से केसेस बढ़े। इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो एक तरह से कोरोना अटैक नजर आ रहा है। सुष्मिता पाटिल है वहां हमारे साथ। पहले दीपाली के पास। दीपाली, क्या ओवरऑल रिपोर्ट है? देश में रफ्तार से बढ़ रहे हैं अब नए मामले? देखिए, रोजाना आ रहे नए मरीजों की संख्या का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 7200 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं। यही वजह है कि एक्टिव केसेस की संख्या जो कुछ दिन पहले तक 25,000 के आसपास हमें दिखाई दे रही थी, अब वो 32,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं अगर मैं पॉजिटिविटी रेट की बात करूं तो ये भी 1.5% तक पहुंच गया है। खासतौर पर महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में जो मामले हैं नए आ रहे हैं, रोजाना के मामले वो दोगुने होते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। 41 से लेकर 50% तक का उछाल नए मामलों की संख्या में इन राज्यों में दिखाई दिया है। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जल्द ही केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों के साथ बातचीत की जा सकती है। खासतौर पर वो राज्य जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है और नए मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा आ रही है, ऐसे राज्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक बार फिर से वार्तालाप करके स्ट्रैटेजी बनाएगा कि किस तरह से ये जो नंबर ऊपर बढ़ रहा है इसको नीचे लाने के लिए रणनीति अपनाई जाए। जी, तो खास तौर पे जैसा हमने जिक्र किया, 2 राज्य हैं केरल और महाराष्ट्र, जहां नंबर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट महाराष्ट्र की बात करें और मुंबई की बात करें तो यहां हॉस्पिटलाइजेशन भी शुरू हो गया है। सुष्मिता है हमारे साथ मुंबई से। सुष्मिता, क्या हालात हैं इस वक्त? जी, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगभग 1300 के ऊपर सारे पेशेंट जो है कल के दिन में हमें दिखाई दिए थे। लेकिन मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सरकार रेड अलर्ट पे जाने की संभावना हमें नज़र आ रही है। जिस तरीके से पूरे अनुमान सामने आ रहे हैं उसमें 5 हॉटस्पॉट जो है वो सामने आए हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, रायगढ़, पालघर और थाने जैसे शहरों का समावेश है, जिनमें लगभग 103% से भी ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई नज़र आ रही है। जल्द ही महाराष्ट्र के आरोग्य विभाग से कुछ एसओपी जारी होने की भी संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में मुंबई में स्कूल शुरू होने वाले हैं, मानसून भी आने वाला है। तो इन्हीं सब कारणों
के कारण आने वाले समय में मुंबई में और महाराष्ट्र में कुछ कोविड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने की संभावना है। मास्क पूरी तरीके से हटाया गया है, उस बारे में भी ठोस कुछ निर्णय जो है वो सरकार ले सकती है। जिस तरीके से ये मरीज बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए मुंबई के बीएमसी ने भी अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। जो जम्बो कोविड सेंटर कुछ दिनों पहले बंद करवाए गए थे वो अभी वापस से शुरू हो चुके हैं। लगभग 5 जम्बो कोविड सेंटर्स ये खुले हो चुके हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को ज़्यादा अग्रेसिवली आगे रखने के लिए भी काम किया जा रहा है। छोटे बच्चे जो 13 जून से मुंबई में स्कूल शुरू होंगे उसी समय से बच्चों को वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। बच्चों के लिए बूस्टर डोज ला सकते क्या, इस बारे में भी विचार जो है वो सरकार कर रही है। जी शुक्रिया सुष्मिता और दीपाली आप दोनों का। तो ये अलर्ट है, देश में धीरे धीरे यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं। अब राज्य सरकारें केंद्र दोनों इसके लिए थोड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चाहे टीकाकरण की बात हो या फिर कोविड प्रोटोकॉल्स की बात हो जिनमें मास्क लगाना शामिल है, उस पर अब फिर से विचार हो रहा है। बूस्टर डोज के लिए एक बार फिर, जैसा हमने आपको कल भी बताया था, केंद्र ने राज्यों से कहा है कि उसमें तेजी लाई जाए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ कारोबारी खबरों की तरफ चलेंगे। ग्लोबल बाजारों की नजर इन दिनों सिर्फ और सिर्फ क्रूड पर जाकर अटक गई है। कारण ब्रेंट का भाव $124 के पार निकल गया है। क्यों है ये इतनी तेजी और क्या ये दाम यहां से और भी बढ़ेंगे? क्या इंपैक्ट होगा इस सब का हमारे ऊपर? नीरज बाजपेयी हमारे साथ। तो नीरज जी, आप 2-3 चीजें हैं। एक तो क्यों इतनी तेजी है और क्या ये आगे यहां से और भी दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे? बढ़ेंगे तो कहां तक जाएंगे और क्या इंपैक्ट होगा इन सब का? देखिए, कच्चे तेल की जो कहानी है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट से शुरू हुई थी जब रशिया के साथ वॉर शुरू हुआ था यूक्रेन का। वहाँ से पूरे ये सिस्टम बिगड़ गया था और उसके बाद सप्लाई की दिक्कत आने लगी क्योंकि रशिया की तरफ से बहुत सारे कंट्रीज़ ने बैन लगाया। तो वहाँ से जब ये कहानी शुरू हुई तो प्रेशर बना कि सप्लाई कहाँ कहाँ से बढ़ सकती है, लेकिन वो बढ़ने की गुंजाइश ये थी कि खाड़ी देशों के साथ बातचीत हो, ओपेक ने बढ़ाई नहीं। अब इसके बढ़ने के सबसे बड़े जो कारण है उनमें से एक पहला कारण ये है कि जो 3 सबसे बड़े कंज्यूमर हैं ऑयल के, भारत, चीन और अमेरिका। अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है और भारत नंबर 3 पे है। तीनों की तरफ से ज़बरदस्त डिमांड है। यूएस में भी खूब डिमांड है और चाइना अभी अनलॉक करके बहुत सारे पैसे डाले उस सिस्टम में। तो तीनों देशों से ज़बरदस्त डिमांड आ रही। इसकी वजह से क्रूड में अचानक से प्राइस का एक राइज यहाँ पे देखने को मिला है। चीन ने अपने आप पूरा अनलॉक किया है, तो जो कुछ समय तक सप्रेस थी, जब क्रूड एक बार 105-108 के आसपास चला गया था, लेकिन अब ओपन अप होने के बाद यहाँ से तेजी से हुई। तीसरा की सप्लाई, जैसे हमने बात की कि सप्लाई बहाल हो नहीं पा रही जितनी ज़रूरत है पूरी दुनिया को, उसकी वजह से है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आप समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जब रशिया की तरफ से सप्लाई रुकी तो ये हुआ कि ओपेक अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, जो कि पैंडेमिक के दौरान से लगातार कोशिश हो रही थी। तो अभी जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने 6.5 लाख बैरल बढ़ाया 2 महीने के लिए, जुलाई और अगस्त के लिए। लेकिन ये जो बढ़त है ये इसलिए 6.5 लाख की गई, जो अनुमान था उससे ज़्यादा, क्योंकि रशिया का 1 लाख बैरल का कोटा कम चल रहा है। जो उनका 10.38 मिलियन का है उसमें से 1 लाख बैरल वो ऑलरेडी कम कर रहे हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए सऊदी अरब, यूएई और इराक ने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, तो जो 6.5 लाख हुआ। तो एक्चुअली नेट गेन कुछ नहीं हुआ, वो 432 ही है। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि जो ओपेक के इस समय एक्टिव 10 देश हैं उसमें से केवल 2 के पास पर्याप्त क्षमता है कि वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को, जिसमें यूएई है जो 3rd नंबर का प्रोड्यूसर है और सऊदी अरब जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। थोड़ी बहुत कैपेसिटी इराक के पास हो सकती है, लेकिन इन देशों की समस्या यह है कि बहुत लंबे समय से वहाँ कोई बहुत इन्वेस्टमेंट हुए नहीं है, तो इसलिए एक्सप्लोरेशन ऑप्टिमम लेवल पे जा नहीं सकता है। तो इसलिए ओपेक के भी हाथ बंधे हुए हैं कि वो उतना उत्पादन बढ़ा नहीं सकता, इसलिए लगातार इसमें दिक्कत आ रही है। अब जो तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना गैप क्रिएट हो गया है इस सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से कि रशिया का आउटपुट लगातार गिर रहा है। उनका अनुमान है कि अभी जो कमी चल रही है ये और इंक्रीज होगी और 2023 तक तो ये करीब करीब 18% के आसपास डेफिसिट में चला जाएगा रशिया। तो फिर कहाँ से इसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, जो जितना भी, वो अभी कई देशों में जा रहा है। लेकिन यूरोप ने कहा है कि वो इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2022 तक वो पूरी तरीके से ऑयल को बैन कर देगा। तो जब आप ऑयल बैन करते हैं तो प्रोडक्शन गिर जाता है और एक बार प्रोडक्शन गिरा तो उसको रिवाइव करने में बहुत समय लगता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है क्रूड का कि डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत तगड़ा गैप क्रिएट हो गया है और उसके पूरे होने की फिलहाल कोई संभावना दिख नहीं रही है। इसीलिए क्रूड के प्राइसेस रह रह के ऊपर जा रहे हैं। अब आज के प्राइस को आप देखें और तमाम अनुमान देखें तो जो ट्रफिगेरा जैसे बड़े ट्रेडर हैं, गोल्डमैन सैक्स हैं,
IA एनर्जी एजेंसी हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्रूड अब शायद 130, 135, 150, 40 तक जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली भी यहाँ पे करेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप देखिए गोल्डमैन सैक्स तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए 140 का टारगेट दे रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हो भी सकता है, क्योंकि टेक्निकली भी नहीं पॉसिबल है और प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है। जी, तो 150 तक के यहाँ पर अब अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें, मूडीज की बात करें, कच्चा तेल जा सकता है। अगर $150 तक ही जाता है तो फिर बहुत सारी मुसीबतें पैदा करेगा। इधर डॉलर के मुकाबले रुपए में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। आज इंट्राडे में रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 77.81 मतलब 77 रुपये 81 पैसे तक फिसल गया। हालांकि बाद में रुपए ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई और ये 4 पैसे कमजोर होकर 77 रुपये और 77 पैसे डॉलर के मुकाबले इसने अपनी क्लोजिंग दी। रुपए में गिरावट से क्या फायदे नुकसान है, क्यों ये गिरावट आ रही है, क्या इंपैक्ट आएगा हमारे ऊपर, ये सारी बातचीत करते हैं अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, ये भी एक चिंता का विषय है, जो रुपए का अवमूल्यन है डॉलर के मुकाबले। वैसे ही कच्चे तेल की हमने बात की, हालत काफी खराब है वहां पर, तो क्या इंपैक्ट आएगा हमारे ऊपर, ये गिरावट क्यों है पहली बात तो, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं? वाकई डॉलर के मुकाबले रुपए की सेहत काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है, और सेहत गिरने का मतलब ये हुआ कि $1 खरीदने के लिए पहले जितने रुपए की ज़रूरत पड़ती थी, अब आपको उससे कहीं ज़्यादा रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। रुपए ने नया रिकॉर्ड लो बना लिया 77 रुपये 81 पैसे का। इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में रुपए का जो नया लो था 77 रुपये 81 पैसे, यानी $1 खरीदने के लिए आपको 77 रुपये 81 पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि बाद में चल के हालत सुधरी, लेकिन ये जो लगातार दबाव बन रहा है या फिर रुपए की जो कमजोरी है, इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। एक वजह है क्रूड में जो काफी तेजी आ रही है, दाम बढ़ रहे हैं वो, और दूसरा FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से बिकवाली काफी ज्यादा हो रही है, वो इसकी एक वजह है। हालांकि आप देखें तो उससे पहले 17 मई को 77 रुपये 79 पैसे का नया लो रुपए ने बनाया था। बाद में थोड़ी सी सुधार आई इसमें, और फिर कल जो है 7 पैसे गिर करके 77 रुपये 73 पैसे पर रुपया बंद हुआ था। अब ये जो रुपए में गिरावट आती है, इससे कई लोगों को फायदा भी होता है, कई लोगों को नुकसान भी होता है। जो लोग डॉलर खरीदते हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है, जैसे कि आयात करना काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा हो जाता है, जबकि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप डॉलर में पेमेंट कर रहे होते हैं। इस तरीके से आप अगर पेट्रोल डीजल देखें तो उसके दाम में बढ़ोतरी का खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि हम करीब अपनी ज़रूरत का 80% पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर देना पड़ता है, डॉलर महंगा पड़ेगा तो हमें ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की संभावना बनी रहती। इतना ही नहीं, खाने का तेल भी एक बहुत बड़ी चिंता की वजह है। हम करीब 30% खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, और चूंकि इंपोर्ट करते हैं तो वो भी उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनी रहती है। यानी महंगाई के मोर्चे पे एक बड़ी चिंता है रुपए में गिरावट। इसके अलावा आप देखें तो रुपए में कमजोरी से जो है विदेशों में पढ़ाई काफी महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि विदेश में जब पढ़ाई करने जाते हैं तो आप डॉलर में पेमेंट करते हैं। पहले $1 के लिए मान लिया 60 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 77 रुपए देने पड़े, तो जाहिर तौर पे आपके लिए महंगा पड़ा। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखें तो रुपए में कमजोरी से जो इंपोर्टेड आइटम होते हैं, चाहे लैपटॉप हो गए, फ़ोन हो गए, या फिर ऐसे दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिनको इंपोर्ट करना पड़ता है, उनका दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इंपोर्ट करने पर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपये यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है। लेकिन सिर्फ नुकसान ही नहीं है, बहुत सारे इसमें फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे उनके लिए होते हैं जो डॉलर जिनको मिलता है। अब जो एक्सपोर्टर होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब पहले कोई सामान एक्सपोर्ट करते थे तो उनको $100 मिलता था, तो $100 इन कैश करते थे तो $1 की कीमत उनको 60 रुपये मिलती थी, अब 77 रुपये मिलेगी, तो जाहिर तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद है। IT इंडस्ट्री, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा होता है रुपये में कमजोरी। फार्मा कंपनियाँ, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। मजबूत डॉलर से रेमिटेंस पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। रेमिटेंस मतलब आपके पास पैसा पड़ा हुआ, उसका आप बाहर भेज रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। विदेशी सैलानी भारत को ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसी सूरत में। क्यों? क्योंकि भारत में आएंगे तो $1 के मुकाबले ज़्यादा रुपये मिलेगा, तो उनके लिए यहाँ का भारत में घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो इसलिए कई मोर्चे पर रुपए में कमजोरी से जो है लोगों को फायदा भी होता है, कई मोर्चे पर रुपए में कमजोरी से लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन अभी फिलहाल चिंता की वजह, चूंकि महंगाई एक बड़ी वजह है, महंगाई बढ़ने का भी खतरा रहता है। इस वजह से रुपए की जो सेहत बिगड़ी है वो थोड़ी सी चिंता की बात है। तो रुपए की सेहत चिंता की बात तो है, फायदे नुकसान क्या थे लक्ष्मण रॉय ने आपको बताया, बहुत शुक्रिया।
और रुपए की बात हो गई, कच्चे तेल की बात हो गई, अब बाजार एक तीसरा कारक रहा। तो यहां पर लेकिन आज माहौल और मूड दोनों अलग थे। लगातार 4 दिन की गिरावट पर आज ब्रेक लगता दिखाई दिया। बाजार ने जोरदार उछाल दिखाया और एक्सपायरी के दिन यू टर्न लेते हुए शानदार रफ्तार पकड़ी। सेंसेक्स आज 428 तो निफ्टी 122 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे, बताएंगे हमें सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, क्या कारण थे और कहां कहां फिर एक्शन था? देखिए, आज शुरुआती कमजोर संकेत, लेकिन क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी और वीकली एक्सपायरी के मद्देनजर भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा और उस पुल बैक के बाद मार्केट डे हाई के आसपास बंद हुए। जो 16,450 ये जो क्रूशियल जोन था उसको मार्केट ने आज पार किया। खैर, कुछ टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डीज आज लीड कर रहा था 3-3.5% की बढ़त के साथ। बीपीसीएल 3% ऊपर था। रिलायंस एक तरफा कॉन्ट्रीब्यूशन 3.25% की जोरदार तेजी यहां देखने को मिली। 2800 के जोन्स को भी इसने एक समय में पार किया। आयशर मोटर करीब 2.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आज मेटल में प्रेशर था। टाटा स्टील 4% नीचे बंद हुआ। श्री सीमेंट 2% की बिकवाली, ग्रासिम 1.5% नीचे और टाटा मोटर्स करीब 1.5% की बिकवाली के साथ आज ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आप मिड कैप के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें ऑयल इंडिया लगातार ये शेयर तेजी में और आज भी 6% का उछाल देखने को मिला। कंटेनर कॉर्प 5.5% चढ़ा। आईएक्स में करीब 5% की जोरदार तेजी रही और आईजीएल भी करीब 5% की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में आपको ट्राइडेंट दिखाई पड़ेगा जहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर रहा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज बोनस एडजस्ट हुआ, उसके बावजूद भी शेयर 2.5% टूटा। इंडियन होटल करीब 2% नीचे और अपोलो टायर में भी करीब 1.5% की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड कर रहा था कंटेनर कॉर्प जोरदार तेजी के साथ। इसके अलावा आईएक्स 5% ऊपर, बायोकॉन 5.5% ऊपर और आईजीएल में करीब 5% की तेजी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर था स्ट्राइड्स 5% नीचे, टाटा स्टील 4% नीचे, वेदांता 3.5% नीचे और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 3% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज दिन था ऑयल एंड गैस का। ऑयल इंडिया 6%, आईजीएल 5%, बीपीसीएल 3% और रिलायंस करीब 3% की जोरदार तेजी यहां देखने को मिली। तो एक अच्छा पुल बैक वीकली एक्सपायरी के दिन। अब देखते कितना सस्टेनेबल रहता है ये। शुक्रिया सुमित। तो ये था बाजार का अपडेट। अब आपके काम की खबर। 1 जुलाई से पैक्ड ड्रिंक प्रोडक्ट पर मिलने वाली जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है उस पर बैन लगने वाला है, जिसे लेकर अब कंपनियां भी चिंता में है। अमूल समेत कई कंपनियों ने सरकार को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है, गुहार लगाई है। पूरी खबर हम समझेंगे अपने संवाददाता मनीष देसाई से। तो मनीष जी, क्या होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम जो पैकेट्स आते हैं, टेट्रा पैक्स आते हैं, उनके साथ स्ट्रॉ लगा हुआ आता है, क्या वो नहीं मिलेगा? बिल्कुल, देखिए 1 तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है 1 जुलाई से वो केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार प्रतिबंधित होने जा रहा है। इसको लेके कई बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और अमूल जैसी दूध उत्पादक बड़ी संस्था जो है वो सारे चिंतित है। उन्होंने पर्यावरण सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा है कि ये जो स्ट्रॉ है उसको पार्ट ऑफ पैकिंग माना जाए, क्योंकि ज्यादातर अगर आपने देखा होगा तो कोई भी टेट्रा पैक अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर ही स्ट्रॉ को चिपकाया हुआ आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रॉ जो है उसको पार्ट ऑफ पैकिंग माना जाए, इस तरह की चिट्ठी लिखी है। क्योंकि भारत में जो है ये स्ट्रॉ के अलावा पेपर स्ट्रॉ मिलता है। पेपर स्ट्रॉ की उत्पादन बहुत कम होती है और इसको इंपोर्ट किया जाता है। अभी जितना भी इस्तेमाल होता है उसमें 80% हिस्सा जो है स्ट्रॉ का, पेपर स्ट्रॉ का, वो इंपोर्ट किया जाता है। इसको लेके ये सारी कंपनियां चिंतित है, क्योंकि अगर ये सिंगल यूज स्ट्रॉ जो है उस पर प्रतिबंध लग जाता है तो इन कंपनियों के लिए बड़ी दिक्कत होगी कि उनके टेट्रा पैक को लोग पिएंगे कैसे। इसको लेके अमूल, पेप्सी, डाबर, रियल, ये इस तरह की जो भी टेट्रा पैक बनाने वाली कंपनियां हैं, जो कोल्ड ड्रिंक भी बनाती है, दही, छाछ या लस्सी जैसे प्रोडक्ट अमूल बनाती है, इन सब के साथ में ये जुड़ा होता है स्ट्रॉ। और इन सभी कंपनियों ने अलग अलग तरह से चिट्ठी लिखी है और साथ में पीएमओ को भी गुहार लगाई है कि इस मामले में दखल दिया जाए। ये जो पेपर स्ट्रॉ है अगर वो इंपोर्ट नहीं हो सकता है तो उसका उत्पादन भारत में करने के लिए मंजूरी दी जाए और उसके लिए 6 से 8 महीने का कम से कम समय मांगा है। हो सकता है कि ये समय अवधि और भी बढ़ाने के लिए डिमांड की जाए इन कंपनियों की तरफ से। हालांकि जैसी हमारी इन कंपनियों के कुछ प्रतिनिधियों से बात हुई, उनका कहना है कि अभी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी।
इस जानकारी के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस पे क्या निकल कर आता है। नहीं तो जैसा मनीष बता रहे थे कि वाकई वो टेट्रा पैक से आप कोल्ड ड्रिंक या दूध, छाछ, लस्सी जो भी आता है उसमें उसे पिएंगे कैसे, और या तो उसमें फिर पेपर का स्ट्रॉ लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देश में 15वां राष्ट्रपति चुनने के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। इस दौरान राजनीतिक दल कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। Date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared. That would be 21/7/2022. Well in advance. Then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. पुलिस के एक्शन के बाद क्या भड़काऊ बयान देने वालों की जुबान पर लगेगी लगाम। आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। आपसे कुछ देर बाद 7:57 पर तो जरूर जुड़िएगा आवाज अड्डा में। खास तौर पर यह चर्चा जहां पर क्या आप जुबान संभाल के बात करेंगे 7:57 पर। अब बात एक अनोखी शादी की। गुजरात में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया। बिना दूल्हे शादी को लेकर कई दिनों से चर्चा में रही शमा बिंदु ने खुद से शादी कर ली है। लाल जोड़े में सजी शमा की शादी में सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी हिंदू लड़की की शादी में होता है, बस दूल्हा और पंडित नहीं थे। शमा ने खुद ही मांग में सिंदूर भरा, खुद को मंगलसूत्र पहनाकर अकेले 7 फेरे लिए। शमा में शादी के कुछ दोस्त और उनके शमा के कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी शादी में शामिल हुए। 40 मिनट तक रस्मों का दौर चला, नाच गाना हुआ और खुशी के माहौल में सभी रस्मों को पूरा किया गया। भारत में खुद से शादी करने का संभवतः ये पहला मामला है। Volkswagen ने अपनी नई कार वर्टूस को लॉन्च कर दिया। इसके बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 11,21,000 रुपए रखी गई है और जबकि टॉप वेरिएंट आएगा करीब 18 लाख रुपए में। वर्टूस उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिस पर स्कोडा स्लाविया को भी बनाया गया है। और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। आगे आपके लिए है कल का बाजार। नमस्कार।